जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि आज 4 फेब है और ऑल ओवर द ग्लोब इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के हवाले से आज का दिन सेलिब्रेट किया जाता है और बड़ा ज़रूरी है इस स्पेसिफ़िक कैंसर के हवाले से अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बीमारी आम हो चुकी है और हर दूसरे घर में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये बेसिकली जो कैंसर की ये टाइप्स हैं कितनी हैं, कौन सी सबसे ज़्यादा डेंजरस है और इसको होने में कौन कौन सी वजूहात शामिल हो सकती हैं, ताकि हम उन सारी चीज़ों से एहतियात कर सकें, अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से रखें कि इन सारी चीज़ों से दूर रह सकें। तो आज हमने जो मेहमान अपने साथ यहाँ पर उन्हें बुलाया है, दावत दी है, दे आर कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए उन लोगों को वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ जो हमारी अगली मेहमान है, शी इज़ डॉक्टर उज़मा कासिम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आप तशरीफ़ लेकर आएँ। इसी के साथ जो हमारे अगले मेहमान हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सॉरी ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं, हीमाटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर अजहर शफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक आप यू। सबका बेहद शुक्रिया कि आप आज इस ख़ास मौके पे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे लोगों की काफ़ी सारी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो एक हद तक रिजॉल्व हो सकती हैं अगर वो इन सारी चीज़ों को सही तरीके से सुने और समझें। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी सर आपसे। कैंसर के हवाले से आजकल दुनिया भर में बहुत सुना जा रहा है, हर दूसरी जगह पता चल जाता है इनको फलाना कैंसर है, ये कैंसर है, ये कैंसर है। तो ज़रा हमें ये बताइएगा कि बेसिकली कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं और सबसे ख़तरनाक कौन सा है? राइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया भर में जो मौत की सबसे तीसरी बड़ी वजह वो कैंसर है। पहले नंबर पे एक्सीडेंट्स आते हैं, सेकंड हार्ट अटैक्स हैं और तीसरी बड़ी वजह कैंसर है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो WHO का एक ग्रुप है ग्लोबोकैन 2018, उसके रिसर्च के मुताबिक जो है अबाउट 2 lakhs न्यू पेशेंट्स एवरी ईयर दे आर रिपोर्टेड एज कैंसर। ओह माय गॉड। ठीक है, यानी 2 लाख न्यू केसेस हमारे कैंसर के रिपोर्ट होते हैं हर साल। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो कैंसर आता है वो बड़ी लेट स्टेज पे आता है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, आम लोगों को पता नहीं है, और जब उनको पता लगता है तो वो काफ़ी लेट स्टेज पे होता है। डेफिनेटली जो भी कैंसर लेट स्टेज पे आएगा उसकी प्रोग्नोसिस उतना पुअर होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए उसी ग्लोबोकैन की रिपोर्ट के मुताबिक अबाउट 50% ऑफ द कैंसर्स पेशेंट्स दे डाई। 50% ट्रीट होते हैं, 50% दे डाई। और वही वाली बात है, अगर आप 3rd या 4th स्टेज में आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो शायद डॉक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाता होगा उन्हें बचाना। जी एग्जैक्टली। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे पेशेंट आता है, आप उनकी प्रोग्नोसिस 70% to 80% होती है, और जब आप 3rd स्टेज पे आते हैं तो प्रोग्नोसिस 70 to 80 टू फॉल करके ये 50 to 40% पे चल जाती है। और 4th स्टेज पे तो जाहिर है वो क्योर आप नहीं कर सकते, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो कितने किस्म के जो हैं वो कैंसर्स होते हैं? अगर हम उन कैंसर्स की टाइप्स को अगर डिस्कस करें तो कौन कौन से कैंसर्स हैं? देखिए जो किस्म तो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया का कैंसर है। पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। ठीक है, जिस तरह दुनिया में भी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है। सही। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर हमारे यहाँ हेड एंड नेक कैंसर है। अच्छा। यानी नाक गले का कैंसर हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन है, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में लंग कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और उसकी बहुत सी वजूहात है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हेड एंड नेक कैंसर मोस्ट कॉमन है। अच्छा। एडवांस स्टेज में आता है और डेफिनेटली उसके प्रोग्नोसिस उतना पुअर होता है। ओके, मतलब ये सारे बहुत ज़्यादा डेंजरस वाले हैं। अगर डॉक्टर उज़मा आपकी तरफ आऊँ, अब टाइप्स पे तो हमने बात कर ली, डेंजरस जोन पे भी हम चले गए, लेकिन ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम अब कैंसर पेशेंट बन चुके हैं, या कुछ ऐसी रीजंस जिनकी वजह से जो है हमें कैंसर होता है, वो कोई वजूहात थोड़ी हाईलाइट करें। कैंसर होने की वजूहात तो अगर डिवाइड किया जाए तो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है कि उसको जेनेटिकली ट्रांसमिट हुआ है, मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स, कोई जीन्स फॉल्टी थी। सही। दूसरा मेन जो कॉज बनता है, मोर देन 90% ऑफ द कॉजेज वो एनवायरमेंटल कॉजेज बनते हैं। मीन्स कि आपका थ्रू आउट लाइफ जो भी एक्सपोजर रहा, व्हाट यू आर ईटिंग, खाने पीने में क्या बेहतियाती हुई, या आप कहें किसी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में आप सांस लेते रहे हैं बहुत अरसे, और उसके अलावा आपका लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आपका
जो फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखना ना रखना, अपना सोने उठने का टाइम, आपका अप्रोच टुवर्ड्स एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ कहें, तो ये सब चीज़ें हमारे जिस्म पे असरअंदाज कर रही होती हैं। अब इनकी वजह से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मसला अगर हो जाए तो वो उससे रिलेटेड फिर सिम्टम्स आते हैं। सही है, क्योंकि ज़ाहिर अभी जो बात हुई तो बॉडी के सारे डिफरेंट अगर देखा जाए ऑर्गन्स के साथ कैंसर अटैच हो सकता है, और उस ऑर्गन के साथ कोई भी ज्यादती की जाए तो फिर वो कैंसर में मुब्तला हो सकता है बंदा। ऑर्गन के साथ तो ज्यादती बहुत एक बात हो जाएगी, बट ओवरऑल हमारा जिस्म जो है एक टोटल 1 यूनिट है। 1 यूनिट है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं एरियाज। तो ऐसा नहीं होता कि एक एक्सपोजर एक ही एरिया को मैटर करेगा, बट डेफिनेटली कुछ लिंक्स हैं। जैसे लंग कैंसर इज़ मेनली एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग। अच्छा। तो वो उसमें यह है कि तकरीबन सारे लोग जो स्मोक करते हैं उन्हें शायद लंग कैंसर ना हो, बट 90% ऑफ द पीपल जो जिनको लंग कैंसर होता है वो स्मोक ही करते थे। सही। तो ये एक ख़ास रिलेशनशिप देखे गए हैं कुछ कैंसर्स के, बट मोस्टली जो है वो जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर की इन्होंने बात की, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें क्या रीज़न बनती है ख़ास तौर पर? अच्छा, अब हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो हमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाइड नहीं है वो रीजंस। जो भी हमारे पास डेटा है जो रिस्क फैक्टर्स का, वो वेस्टर्न है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल से बहुत डिफरेंट है। वहाँ की ख़वातीन लेट शादी करती हैं, बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अच्छा। और ये मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब वहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो एल्डरली उनमें आता है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ यंगर ख़वातीन में देखा जा रहा है। अच्छा। तो मतलब हमारा जो पीक रेशो है वो 30s और 40s में है। राइट। जबकि वेस्ट में इट्स अबव 50-60s तो क्या कोई इसकी कोई सिम्टम होती है, कोई गिल्ट होती है, या कोई इस तरह की गिल्टी अगर कोई चीज़ हो तो आपको फ़ौरन एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए कि जी आप डॉक्टर को कंसल्ट करें कि खुदा ना खास्ता ये कैंसर में कन्वर्ट ना हो जाए, इस तरह की कोई चीज़? असल में हमें ज़िंदगी ऐसी नहज पे तो कभी गुजारनी ही नहीं चाहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन हो। वी शुड बी अवेयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई थिंक आपका प्रोग्राम भी इसी तरह हो रहा है कि अपने जो हेल्थ है इंसान को ख्याल रखना चाहिए। ब्रेस्ट का फ़ायदा इसलिए है कि एक सुपरफिशियल ऑर्गन है, इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आप इजीली फील कर सकते हैं। Exactly. तो उसमें हम जो प्रोपेगेट करते हैं अपने आप की अवेयरनेस, वो ये है कि छाती का मुआयना रखें। उसमें कोई भी गिल्टी आपको फील होती है, चेक करवा लें। ज़रूरी नहीं कि हर गिल्टी ही कैंसरस हो, बल्कि 80% गिल्टियाँ कैंसरस नहीं होती। लाइकवाइज और भी अर्ली साइंस हैं, चेंजेस हैं जो कि निपल में हो जाती हैं या स्किन में हो जाती हैं। तो उनके बेसिस पे अगर आप फ़ौरन परेशान ना हो कि जी कैंसर ही ना हो गया हो, बट ये है कि चेक ज़रूर करा लें। जो एक्सपर्ट्स हैं वही आपको बताएंगे कि ये सिम्टम्स जो हैं वही बात है। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कोई भी इस तरह की आपके साथ कोई चीज़ हो रही हो बॉडी में, कोई भी इस तरह का एबनॉर्मेलिटी आपको नज़र आए तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और उसको ऐसे ही ना छोड़ दें कि ये इसको बिल्कुल लाइटली ले लिया जाए। साथ साथ डॉक्टर अज़रा आपकी तरफ आऊँगी। अभी हम कैंसर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वो किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है फॉर द कैंसर पेशेंट्स, और किस किस तरह की ट्रीटमेंट्स वहाँ पे की जा रही हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। शिफा इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे हम सबको पता है कि बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड है, क्वार्टर सेंचुरी से ज़्यादा हो चुका। तो शिफा इंटरनेशनल में कैंसर के इलाज की जामे मुफस्सल तमाम तर सहूलियात मुहैया हैं, जिसमें सबसे पहले तो होती है तशख़ीस। जी। तशख़ीस में जैसे डायरेक्टली मैं जिस डिपार्टमेंट से मैं हीमाटोलॉजी देख रहा हूँ, हमारी हीमाटोलॉजी की बहुत इलेबोरेट सर्विसेज हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें बोन मैरो, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़। ट्रू दैट। इसके अलावा इमेजिंग में हमारे पास वी हैव CT स्कैन्स, MRIs और उसके साथ यानी तशख़ीस की तमाम तर जो कि सहूलियात होती हैं वो सब मौजूद अवेलेबल। मगर पैट स्कैन ऑफ कोर्स हमारे पूरे रीजन में एक ही है जो कि पिंडी में मिलिट्री हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये तो यहाँ तो बात होगी तशख़ीस की कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तशख़ीस की तमाम तर तकरीबन सहूलियात मौजूद हैं। उसके बाद हम इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में जो मेन इलाज है जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तीन में ले लेते हैं। कीमोथेरेपी की हमारे पास बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। ख़वातीन और मर्दों के लिए इलादा मौजूद हैं जो सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ऑपरेट करता है, और वेल ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, कीमो सर्टिफाइड, जो कि कीमो एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि एक बहुत नाजुक काम है, कीमो किस तरह दी जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए पूरा वेल इस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट एरिया है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
देन वी हैव टीम ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। रेडिएशन हमारे इलाज का बहुत इंटीग्रल हिस्सा है, बहुत सारे सॉलिड का, जैसे ब्रेस्ट, लंग, हेड एंड नेक। तो वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट्स जो कि रेडिएशन के तमाम तर कन्वेंशनल और जदीद तरीन तरीके भी, ब्रैकीथेरेपी जो कि ख़वातीन के मखसूस कैंसर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। और साथ साथ जो हमारी एक बहुत इम्तियाजी एक और सर्विस भी है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो कि आम ज़बान में हड्डी का गूदा तब्दील करना, जो हम बहुत सारी कंडीशंस के लिए करते हैं, जिसमें तो वो भी शिफा पिछले काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और वी हैव बीन डूइंग इट क्वाइट सक्सेसफुली। अच्छा, अवेयरनेस और गाइडेंस के हवाले से भी आप लोगों ने कोई अपनी टीम रखी हुई है कि जैसे कोई भी आए तो आप उनको कैंसर के हवाले से गाइडेंस दे सकें, उनको अवेयर कर सकें, अगर कहीं ना कहीं आपको शुबा हो रहा है कि ये इस तरह से कैंसर में कोई चीज़ तब्दील हो सकती है या ये कैंसर है, इसकी स्टेज फर्स्ट है, तो इस तरह का भी कोई सिलसिला होता है? जी हाँ, इसके लिए एक तो हमारे पास बहुत सारे रेफरल्स ऐसे पेशेंट्स की भी आते हैं, स्पेशली हेमाटोलॉजी में, जो कि नॉन कैंसरस हैं, जैसे प्लेटलेट्स कम है कुछ अरसे से, वेदर इट्स इन्फेक्शन या, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं खुद काउंसलिंग करने की और एजुकेट करने की, और पूरा मटेरियल जो भी पेशेंट्स को चाहिए होता है वो दिया जाता है। चलें, दैट्स रियली ग्रेट। ये एक अच्छी बात है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस तरह के बहुत ही नाजुक चीज़ को, डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहा है। हर चीज़ की इक्विपमेंट्स, हर चीज़ की ट्रीटमेंट्स की अवेलेबिलिटी मौजूद है, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में हम लोग ये नॉर्मल देख रहे होते हैं कि जी पेशेंट गए और आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता, या आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये चीज़ें, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए कैंसर केयर बहुत कॉम्प्लेक्स है और दुनिया में जितनी रिसर्च कैंसर के मैदान में हो रही है किसी में नहीं हो रही है। इट्स एवर चेंजिंग फील्ड। सो हम तकरीबन हमारे 90% केसेस को MDT, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। अच्छा। जिसमें हमारा ग्रुप ऑफ हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन, तकरीबन 8 से 10 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। हमारे जो CT स्कैन के एक्सपर्ट्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, और उनको तफसील से डिस्कस किया जाता है और एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग की जाती है, जो कि दुनिया में एक स्टैंडर्ड है। अच्छा। तमाम तर महज़ब दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप की मिसाल ले लें, तो कैंसर के कॉम्प्रिहेंसिव इलाज से पहले उसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी, ताकि हर नज़र से देख लिया जाए और ट्रीटमेंट प्लान ठीक हो। तो ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली उन सेटअप्स में जहाँ पे आपकी सारी सहूलियात अवेलेबल नहीं है। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा जामे नज़र से देख लें। तो हम मल्टी ट्यूमर बोर्ड में पेशेंट की इमेजिंग, पैथोलॉजी, उसकी पॉसिबल नीड फॉर रेडिएशन, सारा कुछ तफसीलन डिस्कस किया जाता है और कंसेंसस डेवलप की जाती है कि बोर्ड का ये फैसला है कि कैसे इलाज किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से ये भी चीज़ें डिस्कस होती होंगी कि हर बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीज़, ट्रीटमेंट्स के हवाले से आपकी जो साइंस है वो आगे बढ़ रही है, तो जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नई रिसर्चेज आ रही हैं, उनको भी जो है वो सामने रखते हुए आप लोग आगे की चीज़ों को प्रोसेस करते होंगे। जी हाँ, और उसी ट्यूमर बोर्ड में गाए बगाए जो हमारे एक्सपर्ट्स ही हैं वो अपडेट्स भी पेश करते रहते हैं कि इस मर्ज में अभी इसको हम जिस तरह कर रहे हैं वो ठीक है या इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स रियली ग्रेट। इसी टॉपिक के हवाले से और भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो अभी हम करना चाहेंगे, ताकि आप लोगों को जितनी हद तक इस बारे में अवेयरनेस हो सके हो। और ये एक अच्छी बात है कि हर घर में लोगों को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, चाहे आप इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यही सारा डिस्कशन अभी कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो शायद हमें उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं होता, उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं होता। तो थोड़ा सा अब हमें इनको सीरियसली लेना चाहिए, अपने आप को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को हमने जो है वो इस तरह से लुक आफ्टर करना है कि हम मुख्तलिफ कोई सी भी छोटी सी भी चीज़ हो तो अपने डॉक्टर से जो है आप वक्त के अंदर रहते हुए जो है रुजू करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता कैंसर जैसी कोई चीज़ बढ़ रही हो और इस तरह की कोई चीज़ सामने आए तो वो ट्रीट की जा सके। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। और कैंसर में जैसे अभी बात हो रही थी कि जी डाइट का भी बड़ा अमल दखल होता है, न्यूट्रिशंस और हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा अमल दखल होता है, तो उसे किस तरह से डील किया जा सकता है उस पर हम उनसे बात करेंगे।
तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सबा हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो आपकी जो फील्ड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बारे में हमें अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि मैं डॉक्टर आसिफ आपकी तरफ आती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने काफ़ी हद तक डिस्कस कर ली, लेकिन एक बात फिर आती है कि उसकी प्रिवेंशंस, कैंसर अगर हो गया तो किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, एंड उस स्क्रीनिंग क्या होती है। अगर जैसे डॉक्टर्स वर्ड स्क्रीनिंग का यूज़ करते हैं तो व्हाट डज दैट मीन? देखिए, स्क्रीनिंग का मतलब है आप कोई चीज़ पहले से डिटेक्ट कर लें। अच्छा। जैसे कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें मेमोग्राफी है, मेमोग्राफी एक एक्सरेज हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरेज हैं। रिकमेंडेशन ये है कि आफ्टर 40 ईयर्स आप ईयर में एक दफ़ा मेमोग्राफी ज़रूर करवाएं, लाजमी करवाएं, चाहे कोई मसला आपको चाहे कोई मसला हो या ना हो। उससे ये होगा आपकी अर्ली डिटेक्शन, खुदा ना खास्ता अगर कैंसर बन रहा है तो आप अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक, और जितना अर्ली डिटेक्ट होंगे उतना ही आपका प्रोग्नोसिस ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह कुछ और कैंसर्स हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर जिसको मैं कहूँगा कि बच्चादानी के कैंसर्स हैं, उसमें भी फ़ौरन में ये है कि पैप स्मीयर्स किए जाते हैं। रिपीटेड पैप स्मीयर से आप उसको पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। सही। जो हैवी स्मोकर्स हैं उनके लिए लो डोज सीटी स्कैन्स हैं। अगर कोई लंग में कोई नया गिल्टी कोई बन रही है तो आप उन लो डोज सीटी स्कैन के थ्रू वो अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि, और ये एक तरह का मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर जैसे आपको किसी भी किस्म का कैंसर होता है, फ़र्ज़ करें यूट्रस कैंसर अगर हो गया, एंड देन उसके बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह के हो सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से डॉक्टर अज़हर बता रहे थे कि जी रेडिएशन के जो हैं वो अक्सर साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे होते हैं, तो ये किस तरह से फिर उसको डील किया जा सकता है, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, साइड इफेक्ट्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एक्यूट साइड इफेक्ट्स, एक होते हैं क्रॉनिक। अच्छा। एक्यूट का मतलब है जो ड्यूरिंग रेडिएशन या ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, विद इन 3 मंथ्स आप कह लें। अच्छा। ठीक है, वो उनके ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स हैं, डिपेंड करता है कि वो ट्रीटमेंट कहाँ हो रही है। अच्छा। ठीक है, और कुछ हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब है जो 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बाद होते हैं, प्रॉब्ली वो कई सालों के बाद भी हो सकते हैं, 4 और 5 ईयर्स के बाद भी हो सकते हैं। जिससे आपने रेडिएशन की बात की, तो रेडिएशन के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद हो सकते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है, खैर ये तो मेरी मदर के साथ भी हो चुका है कि कैंसर से वो ठीक हो गई, लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स उनको शाटिका भी सामने आ गया। चलो शाटिका से फिर भी वो निकल गई, अब कुछ एक नर्व का डॉक्टर्स कहते हैं कि जी वो कोई नर्व आपकी दब गई है जिसकी वजह से जो है या आपके पूरी जो टांग है उसके अंदर वो मूवमेंट ख़त्म होती चली जा रही है और पेन किलर कोई असर नहीं करती, तो इसको किस तरह से डील किया जाएगा? देखिए, अगर तो पेल्विस में उनको रेडिएशन लगी हैं 4-5 ईयर्स बैक, तो सबसे पहले तो ऑन्कोलॉजिस्ट ये देखेगा कि रेडिएशन कट की टाइप कौन सी थी, किस मोडेलिटी के साथ वो ट्रीटमेंट की थी। क्योंकि अब टाइम के साथ साथ रेडिएशन की डिलीवरी भी बड़ी इंप्रूव होती जा रही है। जैसे IMRT, IGRT, इसके थ्रू आप डोज को कन्फाइन कर सकते हैं ट्यूमर साइड पे और बाकी एरियाज को बचा सकते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी देयर इज़ अबाउट 5% चांस कि क्रॉनिक कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, उस कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए सबसे पहले टेस्ट होते हैं, जस्ट टू रूल आउट कि वाकई वो कॉम्प्लिकेशन है या कोई डिजीज़ वहाँ पे बन रही है या कोई इन्फेक्शन हो गया है सेकेंडरी टू एनीथिंग। अच्छा, इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसको डील करने के लिए वही जो आपने बताया कि टेस्ट वगैरह कुछ करवा, टेस्ट हैं जी, लोकलाइज्ड टेस्ट हैं, जैसे MRI करके हम देख सकते हैं कि उस एरिया में क्या हो रहा है। अच्छा। पेट स्कैन किया जा सकता है ये देखने के लिए कि वहाँ लोकल रिकरेंस तो नहीं होगी है, कोई डिजीज तो नहीं वहाँ पे उस एरिया में वापस आ गई है जिसकी वजह से कंप्रेशन हो रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें साइड इफेक्ट्स में शामिल होती हैं कि अगर आप उस एरा से निकल भी आए तो फिर भी आप अपने आप को जो है वो आप अपना चेकअप ज़रूर करवाते रहें और इस तरह की चीज़ों पे अमल रखें। जी, यूजली जो गाइडलाइंस है वो ये कि आप अगर आप ट्रीट हो गए हैं, कैंसर थेरेपी आपकी ख़त्म हो गई है, तो 5 ईयर्स इनिशियली बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, तो उसमें आपको पीरियडिकली अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से टेस्ट करने होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर उज़मा, इसी को थोड़ा सा आगे लेते हुए आऊँगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंसर के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट्स की तदाबीर होती हैं वो क्या होंगे, मुख्तलिफ जितने भी कैंसर्स होते हैं उनको? देखिए, हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर ट्रीटमेंट की बात ही उस वक्त हो रही है जब कैंसर सामने आ गया। ये प्रिवेंशन मोडालिटीज़ नहीं है, ये ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो टूल्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स हैं जो कि ओरल दी जा सकती हैं या इंट्रावीनसली दी जाती हैं। उसके अलावा सर्जिकल टूल्स हैं कि उस एरिया की सर्जरी अगर पॉसिबल है। ये बहुत ओल्ड सबसे पुराना जो यूज़ हो रहा है टूल वो सर्जिकल टूल ही है। ठीक है। जिससे जहाँ भी आप कहें जो एबनॉर्मल एरिया डेवलप हुआ बॉडी में, अगर उसको रिसेक्ट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है सेफली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑर्गन फंक्शन, या एक कॉस्मेसिस की भी बात होती है, वो तो अब हो रही है, तो उसको निकाल दिया जाता है।
तो ये टूल तो सर्जिकल तो बहुत अरसे से यूज़ हो रहा था, बट लोगों ने देखा कि खाली सर्जरी करने से फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर पेशेंट्स को या उसी जगह पे दोबारा ट्यूमर बन रहा है या फिर उससे दूर किसी जगह पे आ रहा है। तो उसके बाद ये जो अवेलेबल हुई कुछ मेडिसिन्स, कुछ रेडिएशन का रोल आया और फिर टारगेटेड एजेंट्स का रोल आया। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के अब जब भी हमारे पास जिस भी स्टेज पे पेशेंट कोई भी प्रेजेंट करता है, तो हम ऑन्कोलॉजिस्ट का काम ही यही है कि जो भी उसके पास चीज़ें अवेलेबल हैं वो उनको किस तरह जस्टली यूज़ करें कि पेशेंट अभी इस पोजीशन में है कि उसकी अगर पहले ऑपरेशन हो सकता है तो ऑपरेशन करवाते हैं। कई दफ़ा जैसे डॉक्टर आसिफ ने बताया हमारे पास लेट स्टेजेस में आते हैं पेशेंट, तो इनिशियली शायद सर्जरी पॉसिबल ही ना हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर जैसा एक ट्यूमर जो कि सामने नज़र आता है, फील होता है, बट ख़वातीन शर्म की वजह से पेरिफेरल एरियाज़ में बताती नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि बिल्कुल एक फंगेटिंग मतलब ब्लीडिंग ट्यूमर्स के साथ भी हमारे पास आते हैं, तो उसको जाहिर बात है सर्जिकली नहीं रिमूव किया जा सकता। अच्छा, बॉडी पे फंगस वगैरह भी अगर कुछ इस तरह का हो जाए, या जैसे कलर चेंज होना होता है या स्किन का एक एरिया का पीलिंग ऑफ होना होता है, वो भी उसकी निशानदेही होती है कि हाँ जी कैंसर में तब्दील हो सकता है? डेफिनेटली एक अलग बात है कि क्या आप ब्रेस्ट कैंसर के क्या साइन सिम्टम्स हैं, वो सब चीज़ें, मगर यही बात है कि जो भी आप फील करें अब नॉर्मल, पहले नॉर्मल का तो पता हो ना, ख़वातीन को अपना छाती का नॉर्मल तो फील हो तो फिर वो नॉर्मल पिक करेंगी ना। तो उसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे थे, रेडिएशन यूज़ होती है। रेडिएशन अगेन एक टारगेटेड ट्रीटमेंट है जो प्राइमरीली जिस जगह कैंसर होता है उस जगह, क्योंकि अगर सर्जरी पूरा उसको कम्प्लीटली रिमूवल आप कहें जैसे ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं, वो बड़ा हिसास जगह है कि मेन ग्रॉस रिसेक्शन होती है बट उसकी जड़ें क्लियर नहीं करते। अगर जड़ें क्लियर करने की बात करें तो फिर पेशेंट को डिबिलिटी हो सकती है, उसका हाथ या पाँव जो है वो नाकारा हो सकते हैं। अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपने पहले सर्जरी करनी है या पहले कीमो देना है या रेडिएशन करनी है? पर्सन टू पर्सन तो वेरी इसीलिए करता है कि हर इंसान जो आता है किसी भी ट्यूमर के साथ, उसका अपना ही एक जेनेटिक्स होते हैं, अपना ही उसका प्रोग्नोसिस होता है और अपनी स्टेज होती है। अच्छा, तो उसके हिसाब से फिर आप लोग यूज़ करते हैं कि कौन सी इसको ट्रीटमेंट जस्टिफाइड है। कितने कैंसर्स हैं जिसमें सर्जिकल ऑप्शन नहीं यूज़ होता, जैसे एक नाक का कैंसर होता है, नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा कहलाता है, वो जितना भी उस एरिया की सर्जरी नहीं की जाती, वो ट्रीट ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होता है। फिर कई कैंसर्स होते हैं जिनकी सिर्फ सर्जिकल ऑप्शन होता है कि सर्जरी से ही ट्रीट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सी साइट का और कौन सा कैंसर होता है। अच्छा, सही। सब आपकी तरफ आऊँगी। एक टर्म है न्यूट्रोपेनिक डाइट, तो पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी एक नई सी टर्म होगी, हर बंदा शायद इसके बारे में नहीं जानता, और ये इस डाइट में किस तरह का प्रोसेस शामिल है, क्या प्लान शामिल है, ये भी ज़रा बताइएगा। न्यूट्रोपेनिक डाइट जो होती है बेसिकली कैंसर के पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। अच्छा। क्योंकि इसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है ना, इम्यून सिस्टम वो वीक हो जाता है। ओके, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमें ना रॉ वेजिटेबल्स जो है ना वो अवॉइड करवाई जाती है। एग्जैक्टली। और फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो अवॉइड करवाए जाते हैं इस स्टेज के अंदर ना। सारे फ्रूट्स या कुछ स्पेसिफिक फ्रूट्स एंड नहीं, जैसे केन फ्रूट है ना वो अच्छे होते हैं, मेरा मानना ये है केन फ्रूट अच्छे होते हैं। जैसे पकी हुई अच्छी ग़िज़ा जो होती है, प्रोसेस नहीं, पकी हुई ग़िज़ा जो होती है वो अच्छी होती है इसके लिए। और जैसे कहते हैं ना फ्रेश फ्रूट जो रहता है बिल्कुल अवॉइड करवाया जाता है। अच्छा, क्योंकि उस स्टेज में इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एग्जैक्टली। और तो इसके अलावा जो है कीटोजेनिक डाइट मैं खुद इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कैंसर के पेशेंट के लिए, और वो बहुत हेल्पिंग है इस लिहाज से, क्योंकि उसमें जो कार्ब्स होते हैं ना वो कट हो जाते हैं। जैसे 10% जो है वो कार्ब्स का हिस्सा आ जाता है, और इसमें जो बेसिक रोल होता है हमारे पास फैट का और प्रोटीन का होता है। 70% रोल जो है वो फैट का और 20% रोल जो होता है प्रोटीन का होता है। ठीक है। अच्छा, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको जो है आप इनको ये बोलती हो, या फिर ये कि ये पूरा फिर कैंसर ठीक होने के बाद भी आपने इसी डाइट को हम टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स सबको पता है, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट होते हैं, वो ना प्रॉपर्ली करवाया जाता है उसको कैंसर के ड्यूरेशन के अंदर ना, तो उससे पता चलता है कि कब हमें न्यूट्रोपेनिक डाइट को इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे कि 500 सेल्स पर मिलीमीटर जो क्यूब होता है, अगर उससे रेंज कम हो जाती है तब हम न्यूट्रोपेनिक डाइट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सही सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। डॉक्टर, आप जैसे हीमाटोलॉजिस्ट हैं और ब्लड कैंसर को मोस्टली डील कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ब्लड कैंसर की क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से ब्लड कैंसर हो जाता है? क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरे सामने केस हो के गुजरा है, 4 ईयर बॉय छोटा सा, उसको अचानक से चोट लगती है और जो है वो हॉस्पिटल जब उसके पेरेंट्स लेके जाते हैं, उसके कुछ नील्स होते हैं वो बॉडी पे वो हील नहीं हो रहे होते हैं, देन मज़ीद
बॉडी पे इस तरह के वो आना शुरू हो जाते हैं और उसके प्लेटलेट्स जो है वो अचानक से उनको फील होता है कि जी कम हो रहे हैं और वो प्रॉपर तरीके से नहीं, तो डायग्नोज होता है कि ये उसको ब्लड कैंसर है। तो क्या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता? और वो तो शुक्र था कि जी उसको चोट लगी, हम उसको वो बोल रहे थे कि चोट लगी तो हमें पता चला, अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पहले तो मैं एक वजाहत करना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर एक ब्रॉड टर्म है। इसको हम दो, खून का कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जैसे अक्सर लोग जानते हैं ल्यूकीमिया के नाम से, ये दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। इसकी मैं थोड़ी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हड्डी का गुदा पूरे जिस्म में होता है तो पहले पेशेंट से पूछते हैं कि स्टेज क्या है, तो उसको आप स्टेज से मतलब ये होता है उनका जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सॉलिड्स हैं, लंग कन्फाइंड नहीं होता, तो उसको क्योंकि हड्डी का गुदा तो पूरे जिस्म में पाया जाता है तो ये पूरे जिस्म की ही बीमारी समझें। अच्छा, बोन मैरो से इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं? जी हाँ, बोन मैरो से। एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क क्या है, जैसे आपने सवाल पूछा। एक्यूट का मतलब है कि जो बोन मैरो है वो सही काम नहीं कर रही, उसमें मैच्योरेशन अरेस्ट है। जो नॉर्मली ये है कि इमेच्योर सेल्स अल्टीमेटली बोन मैरो में तो एक स्टेम सेल्स हैं जो कि मेच्योर होते हैं, फिर वो आगे वाइट सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स से वाकिफ है, सब कुछ बनाते हैं। मगर जब मैच्योरेशन अरेस्ट होता है तो एबनॉर्मल सेल जिससे ब्लास्ट कहते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दे आर फंक्शनली इनकॉम्पिटेंट, और पेशेंट को प्लेटलेट्स की कमी, ब्लीडिंग, सफ़ेद खून कम होना, एनीमिया, सुर्ख खून कम होना जिससे सांस चढ़ना, कमज़ोरी, सारी इलामात होती हैं। ये तो हुआ एक्यूट। एक्यूट और क्रॉनिक में फ़र्क ये है कि एक्यूट की इलामात ज़्यादा होती हैं, प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, सुर्ख खून कम होता है, वाइट सेल कम होते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया वो है जो ब्लड कैंसर ही है मगर इसमें एबनॉर्मल सेल्स की तादाद बोन मैरो में कम होती है और टर्नओवर, द वे दे प्रोलिफरेट, जिस तरह तेज़ी से बढ़ते हैं वो कम होता है। तो इन दोनों का इलाज बड़ा मुख्तलिफ है। तशख़ीस के लिए मैं एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तशख़ीस है। तशख़ीस आप बोन मैरो बायोप्सी या अगर कोई लिम्फ नोड्स हैं, गिल्टियाँ बड़ी हैं, उनसे कर सकते हैं। तो ये इंतहाई पेचीदा और नाजुक काम है। बोन मैरो बायोप्सी करनी ज़रूरी नहीं है, उसको प्रोसेस करने के लिए सहूलियात आपके पास होने चाहिए, जिसमें बहुत अच्छी लैब, जिसमें फ्लो साइटोमेट्री, जीनियाती टेस्ट जिन्हें हम जेनेटिक्स कहते हैं, और मॉलिक्यूलर होने चाहिए। हमारे पास ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको पेरिफेरी में बोन मैरो हो जाती है। अच्छा। और उनकी हमें दोबारा करनी पड़ती है। सही, लेकिन सिम्टम्स क्या, आप जैसे कोई नॉर्मल बंदा है उसे कैसे पता चलेगा कि इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो वो डॉक्टर को कंसल्ट करे? कोई सिम्टम्स इस तरह के सामने नज़र आ रहे हो जो अब नॉर्मेलिटी की तरफ जाए? जी हाँ, सिम्टम्स में देखिए, एक तो सिम्टम्स हैं जो कि अलार्मिंग होते हैं, जिन्हें हम बी सिम्टम्स कहते हैं। टेक्निकली बी सिम्टम्स का मतलब ये है कि वज़न बग़ैर किसी ठोस वजूद के खुद ब खुद कम हो रहा है, मोर देन 10% वेट लॉस, हल्का बुखार या ख़ास तौर पे रात का बुखार जो ठीक नहीं होता, जिसके लिए मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स, ब्लड कल्चर्स आप सारा कुछ आजमा चुके हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स जैसे आप बता रही हैं कि नाक मुंह से खून आना, प्लेटलेट्स कम होना, कमज़ोरी, थकावट, चक्कर आना, ये सारी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। सही, ये इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं सब आपकी तरफ लेकर आऊँगी। अगर ब्लड कैंसर किसी को हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप किस तरह से उसको डाइट प्लान देती हैं, फिर वो अपनी न्यूट्रिशन को किस तरह से मेंटेन करेगा? डिपेंड्स ना कि वो किस पे है, इंट्राल पे है, पेंट्राल पे है, और डिपेंड करता है ना, उस कंडीशन में पता चलता है कि वो बिल्कुल बेरिडन है, कुछ खा ही नहीं सकता, उल्टियाँ लगी हुई होती हैं। उसके लिए फिर हम डिफरेंट नेस्ले के या इंश्योर वगैरह हो गया हमारे पास, वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कि अब ब्लड का अगर नॉर्मली सुनने में आता है कि जी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और आपने प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं या अपने ब्लड को जो है हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है बॉडी के अंदर, तो कुछ ऐसे जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं वो सीजनल जैसे कि अनार है, वो अनार का जूस तो है, वो सारी चीजें फिर आप रिकमेंड करते हैं? एग्जैक्टली रिकमेंड करते हैं। ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छा होता है, और साथ में अनार का जूस बहुत अच्छा होता है, अंगूर बहुत अच्छे होते हैं। सीजनल फूड के हिसाब से बनाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वही आप कंडीशन वाइज देखकर जो है वो उन सारी चीज़ों को रिकमेंड करना पड़ता है ना अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे तब्दीली आ रही है, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं। हमें भी हर चीज़ देखनी पड़ती है, एचपी लेवल देखना पड़ता है, एल्ब्यूमिन लेवल देखना पड़ता है, हर चीज़ के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। और स्पेसिफिकली बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड नट्स हैं जिनको एंटी कैंसर भी जो है वो कहा गया है। ऑलमंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें, पीनट्स हैं, अच्छी होती हैं, लेकिन क्वांटिटी होती है ना, कितनी क्वांटिटी में आपको रिड्यूस करवाने होता है। ये नहीं है कि 10, ये नहीं होना चाहिए। और फिर वही वाली बात है कि उस पेशेंट की पिछली हिस्ट्री भी देखी जाए कि उसको कुछ खुदा ना खास्ता और कोई ऐसी साथ में बीमारी तो नहीं है, जैसे कि शुगर हो गई या हाई ब्लड प्रेशर हो गया। बहुत ज्यादा ताल्लुक है इस चीज से, है ना, क्योंकि उन सारी चीजों के हिसाब से भी फिर आपको डाइट प्लान करनी पड़ती है। ऐसा ही ब्लड शुगर लेवल बहुत मैटर करता है इस चीज के अंदर, कैंसर के अंदर, क्योंकि ग्रोथ जो होती है, ट्यूमर की ग्रोथ जो होती है, वो ब्लड शुगर लेवल से
रिलेट कर रही होती है Relate इस टाइम कर रही पे। होती एग्जैक्टली है। जब आपका ट्यूमर ग्रोथ जो है, क्योंकि हमारे जो कीटोन्स होते हैं, जो मैंने कीटो डाइट की बात की है, कीटोन्स को एज अ फ्यूल कैंसर यूज कर ही नहीं सकता है, कैंसर सेल कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो तभी हम बोलते हैं कि कीटो डाइट जो है वो बुरी नहीं है, तरीका होता है, कैलोरीज होती हैं, पर हर एज के लिहाज से, हर हाइट के लिहाज से, हर वेट के लिहाज से। ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरी जो हाइट है वो 5'8" है तो मेरी कैलोरीज जो होती हैं वो 1500 से लेके 1600 जो है वो मेंटेन के लिए परफेक्ट है। अच्छा, सही। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, विटामिन डी का किसी को नहीं पता कि विटामिन डी का बॉडी के लिए क्या रोल है, B12 का लोगों को नहीं आइडिया ओमेगा 3 का होता। क्या रोल होता है उसका सही। किसी को आइडिया नहीं है, कि बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान में कंज्यूम करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंटली कि नेचुरल चीजों के अंदर हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स को जो किल करते हैं, वो हमें पता ही नहीं होता उनके बारे में। हम तो बस सिर्फ ऊपरी चीजों के ऊपर चले जाते हैं, दिखावे पे चले जाते हैं, लेकिन हम कोई चीज ऐसी जो नेचुरली हमें मिल रही है हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है और फ़ायदा नहीं उठाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको और हमने अभी जानना है कैंसर के हवाले से, इस अवेयरनेस के हवाले से, तो हमारे साथ ही रहिएगा। इस छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो अभी तक सवाल हुए हैं, एंड आई होप कि जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनको इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हुआ होगा, उनको पता चला होगा कि हमें किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनको फौरी तौर पर इम्पोर्टेंट लेकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी है, ताकि ये आगे चलकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर्स हैं उनमें मुब्तला ना हो जाए। मैं डॉक्टर आसिफ आपके पास दोबारा आऊँगी। अभी हमने स्टार्ट में एक और जो सेकंड आपने इम्पॉर्टेंट और डेंजरस कैंसर बात की थी वो हेड एंड नेक कैंसर था, तो उसको किस तरह से उससे प्रिवेंट किया जा सकता है? मेरा ख्याल में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मौके पे कि हेड एंड नेक कैंसर यानी मुंह और गले के कैंसर्स, जी, ये हमारे यहाँ सेकंड मोस्ट इसलिए कॉमन है कि हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना ये बहुत कॉमन है। इन रिस्क फैक्टर्स में आपके पास पान, छालिया, निस्वार ये बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं, आप सिंध वाली बेल्ट ले लें तो सारे ये छालिया एडिक्ट हैं सारे, और बहुत एक सस्ती तरीन छालिया है, कुछ मेरे ख्याल में रुपये में आ जाती होगी, और वो आप उसके यूज़ से आप एक कैंसर कर रहे हैं। सही। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ये वाली बेल्ट है NW इसकी KPK की, ये सारी हमारी निस्वार एडिक्ट है। आप हर दूसरे घर को देख लें वो निस्वार एडिक्ट हैं, और यही मेन कॉज है जिसकी वजह से मुंह और इसके गले के कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें उनकी फिर ट्रीटमेंट्स हैं प्रॉपर तरीके जी, से? एग्जैक्टली। असल में जब ज़ाहिर है वो मुंह में कुछ रखते हैं तो उसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया कैंसरस बन जाता है। ठीक है। अब शुरू में ये मिसगाइड्स भी होते हैं, लोग ये कहते हैं ये तो उसकी पान या छालियाँ रखने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। जब इनको प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो ये लोकल किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होती, वो इनको कोई पेन की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स दे के तो काफ़ी अर्से इस तरह वो टाइम अच्छा, पास। माउथ अल्सर्स जो होते हैं वो भी इसी चीज़ की शुरुआत होती है? माउथ अल्सर भी, हाँ जी, इट डिपेंड्स कि वो अगर वो रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको ज़्यादा चांस है मुंह का कैंसर होने का। लेकिन हर माउथ अल्सर जरूरी नहीं कि कैंसर हो। मतलब एक हो सकता है कि थोड़ा सा वही वाली बात कि हमें थोड़ा सा क्लिक कर जाना चाहिए कि इस तरह की कोई चीज़ है तो हम चेक ज़रूर करवा लें। एग्जैक्टली। कोई ऐसा सोजिश या ऐसी इन्फ्लेमेशन आप कह लें मुंह की जो ठीक नहीं हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको ज़रूर पहले आपको एड्रेस करना चाहिए। भूख ना लगना ये भी इसकी चीज़ के पानी आप ना पी सकें, खाना ना खा सकें, वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। जी, मुंह की ऐसी कंडीशन जिसकी जो आपको पेनफुल हो रही है, जिसकी वजह से आपको निगलना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। आप देख रहे हैं आपकी डाइट आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है, उसी की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है, तो उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी ज़ाहिर है हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ब्रेस्ट कैंसर को भी बड़ा डिटेल में किया, इसकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी बात करी, लेकिन इसको प्रिवेंट अगर हम करना चाहें तो इसकी प्रिवेंशन क्या होगी? देखिए, प्रिवेंशन तो एक जनरली है मेरा ख्याल से सारे कैंसर्स की। ब्रेस्ट कैंसर की जो भी कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के तो मोडालिटीज़ आ गए हैं, जिसमें मेमोग्राफी का जिक्र हुआ था, पर जहाँ तक प्रिवेंशन की बात होगी तो उसमें यही आप मतलब जो भी मेथड्स बताए जाते हैं, अपना एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, ये सब अर्ली डिटेक्शन की बात है। बट हम अपना रिस्क लो कैसे रख सकते हैं, वो जनरल आई थिंक 3-4 चीज़ें हैं जो हर इंसान को अपने गौर फिक्र करना चाहिए कि मेरी डाइट क्या है, मेरी एडिक्वेट फिज़िकल एक्टिविटी है कि नहीं, मेरा सोने उठने का निज़ाम क्या है, और मेरे जो एक आप कहें कि मेंटल एटीट्यूड्स क्या हैं।
अच्छा, मींस कि आप स्ट्रेस कितना स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार ना हो आप ज़्यादा, बिकॉज हम एक ऐसे माहौल में अब एक्सपोज्ड हैं जिसमें जो दिखाई जाए चीज़ उसको लेके हम परेशान होते हैं और मटीरियलिस्टिक दौर है, तो उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा जनरली परेशान हो जाते हैं, जो कि नॉन अवेलेबिलिटी, ज़्यादातर लोगों के पास चीज़ें जब नहीं होती और जब इन चीज़ों को सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दिखाया जाता है तो हर एक ही परेशान होता है कि मेरे पास ये चीज़ होगी तो शायद मुझे वो खुशी मिलेगी जिसकी वजह से मैं अभी खुश नहीं हूँ। बट ओवरऑल यही है कि अपने खाने पीने का ख्याल रखें, नाश्ता अच्छा रखें, खाना रात का जल्दी खाएं, पानी का एडिक्वेट इनटेक है। एक ख़वातीन हमारी ख़ास तौर पे फिज़िकल एक्टिविटी का ध्यान नहीं करती, वो कहते हैं जी घर में काम कर रहे हैं बस वही एक्टिविटी है वही एक्टिविटी काफ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। अपना टाइम आउट ज़रूर निकालें, वॉक करें, कोई घर में ही, अब तो मैं कहती हूँ कि सब चीज़ें इंटरनेट की बदौलत घर में ही मौजूद हैं, कोई भी यूट्यूब से एक्सरसाइज डाउनलोड करें, वो करें, डेली आधा घंटा अपने आप को दें। बिल्कुल। और उसके अलावा ये जो अप्रोच है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका ये इम्यून सिस्टम इससे हेल्दी रहता है। कैंसर सेल जिस्म में हम सब के बन रहे होते हैं मुख्तलिफ औकात में, सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होता है वो एक्टिव नहीं होंगे वो जी, तो वो उसको कंट्रोल रखता है। ये सिर्फ आप कहें कि कैंसर सेल्स आउटग्रो सिस्टम्स को उसी वक्त करते हैं जब आपके इम्यून सिस्टम ने उसको पिक नहीं किया। तो आप मुख्तलिफ जब ये आपके लाइफस्टाइल्स ठीक नहीं होते, मामलात ठीक नहीं होते, तो आपका इम्यून सिस्टम डिप्रेस रहता है और फिर कैंसर उस स्टेज तक डेवलप कर जाता है जो फिर आपको एक्सटर्नल मेजर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रू दैट। यही सवाल इसको थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपके उस सेक्टर के हवाले से बात करूंगी कि जैसे अब कैंसर सेल्स हैं उनको कौन से ऐसे खाने फूड आइटम्स हैं जो फीड एक तरह से करते हैं कि उनको एक्टिव करने में हेल्प आउट करते हैं, एक तो ये बताइएगा। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज बड़ा ज़रूरी है, वर्कआउट ज़रूरी है, डाइट पे तो हमारी बात हो गई, लेकिन कितना ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का आपकी लाइफ में शामिल होना, वर्कआउट को आपने टाइम देना विद डाइट, अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं? देखिए 70% रोल जो है वो डाइट का होता है और 30% रोल जो होता है आपके वर्कआउट का होता है। अब यू कैन से दैट कि हम 70 को भी स्किप नहीं कर सकते, हम 30 को भी स्किप नहीं कर सकते, 100 गोल पूरा रखना पड़ता है। तो उस 30% के लिए हमें वर्कआउट में एब्स क्रंचेस होता है कि बहुत ज़रूरी है, ब्रिस्क वॉकिंग। अच्छा ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन पार्क तो अवेलेबल होगा, रोड तो अवेलेबल होगा, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, आप 30 मिनट कॉन्टीन्यूसली वो चीज़ कर सकते हो, उससे वो चीज़ अप्रोच में आती है। और अंदर जो प्रोसीजर होता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, वो रेगुलर होते हैं। ओके, बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ वर्कआउट वर्कआउट वर्कआउट, और इवन कि मैं खुद रिकमेंड करती हूँ कहीं भी जाऊँगी कि वर्कआउट ज़रूर करना एट एनी कॉस्ट। और मेरे ख्याल से सिर्फ कैंसर ही नहीं, हर बीमारी हर चीज़ के लिए प्रिवेंट कर सकता है अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, हेल्दी डाइट है और आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। डिप्रेशन जो है बेसिकली अगर रिलीफ चाहते हैं डिप्रेशन से, आप चाहते हैं कि आप एक हैप्पी जिंदगी बसर करें, तो वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेस वॉकिंग है, सही सही। अगर आप कुछ भी करना नहीं चाहते, आप क्रंचेस करना नहीं चाहते, आप लेग रेज करना नहीं चाहते, आप इतना रिलैक्सेशन है, वर्कआउट इतना आसान है कि हमें जरूर पता है, कॉन्सेप्ट्स ये बने हुए कि जी जिम जाएंगे तो ही वर्कआउट हो सकता है, हमें मशीन्स ही मिलेंगी तो हम वर्कआउट करेंगे, अदरवाइज हो नहीं सकता। ये मिथ है, ये मिथ है, टोटली मिथ है। कार्डियो एक मिथ है और कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके आपको कार्डियो हाई इंटेंसिटी लेवल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इवन मैं करवाती हूँ, खुद करवाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और बताती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। किसी का बैली फैट बहुत ज़्यादा होता है, किसी का हिप रीजन बहुत ज़्यादा होता है, किसी की ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, किसी की ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंगली हर चीज़ आप यकीन करें कि वेज फ्लो में आता है ब्लड, बिल्कुल जब आप वर्कआउट करते हो, और यकीन करें उन पेन से रिलीफ मिलता है। जैसे सियाटिका की बात की थी आपने, उसके लिए कुछ योगा पोजेस होते हैं, जैसे काउ योगा पोजेस में आता है, काउ पोज हो गया, डॉग फॉर फेस, एग्जैक्टली। अब वही बात है ना, देखिए फिजियोथेरेपी का भी वही मकसद है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रेगुलर करना, आपकी बॉडी मूवमेंट वार्मथ आपको अब मिलती है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। हाँ, और देखिए च्यूएबल खाना होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप खा रहे चबा के खाओ, चबा के, क्योंकि हमारा ब्रेन भी कहता है कि मुझे कोई चीज़ आ रही, हम निगलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चबा चबा के आहिस्ता आहिस्ता खाएं ताकि वो हलक में ना अटके, ठीक है, और फंसे नहीं, और हमारी बॉडी में उसका एक अच्छा रोल हो। बिल्कुल, और मैदा आपको जल्दी से वो डाइजेस्ट भी कर सके। हाँ, देखिए अब आयरन है ना, अब आयरन की ना एक चाय के साथ, अब जो कैफीन होता है उसके साथ बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो खराब हो जाता है। अब जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, हम रोटी सालन खा रहे हैं, उसके 2 मिनट बाद हमने चाय पी ली, एब्जॉर्प्शन रेट हुआ ही नहीं बॉडी के अंदर, हमें मिनरल्स मिले ही नहीं बॉडी में, विटामिन मिला ही नहीं हमारी बॉडी को, फायदा। ओह माय गॉड। अब आप सुन लें जितने भी चाय लवर्स हैं, खाने के फौरन बाद चाय नहीं पीनी है, थोड़ी देर सब्र कर जाएं। एग्जैक्टली।
ये देखें जी, हाय सवाल। हाँ बिल्कुल पी सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन आधा घंटा 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। तो आटा और ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि कैंसर सेल्स को भी एक्टिव करते हैं, तो उसमें आटा भी शामिल है? प्रोसेस फूड जैसे हाँ, आटा, वाइट आटा जो होता है, चक्की का तो आटा लेता ही कोई नहीं है। वाइट आटा हर किसी को रोटी खानी होती है, पराठा खाना होता है। अगर यूज करना चाहते हैं तो मक्खन यूज करें, अगर यूज करना चाहते हैं देसी घी यूज करें। पहले जमाने में भी यही चीजें यूज होती थी और अल्लाह का शुक्र है वो आज तक ठीक ठाक है। सही और बात हमारे है। दौर में क्या होता है कि यहाँ पे चलता है कोलेस्ट्रॉल वाला घी, जैसे कि कोई भी फूड्स हो गए और आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, जैसे कुकिंग ऑयल हो गया। ये चीज अच्छी तो नहीं है, ये चीजें बहुत खराब करती है, आपका एलडीएल लेवल बढ़ा देती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसकी वजह से हाई हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो एक गलत चीज है, जो एक वो बॉडी में इनहांस हो जाती है, उसकी वजह से एचडीएल क्यों कहते हैं अच्छा होता है, वो हमारे पाकिस्तानियों में हमेशा कम आता है। रीजन यही रीजन है, क्योंकि हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारा कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं है, ये चीज अच्छी है ही नहीं है। वही बात है ना कि हमने लाइफस्टाइल को अपना इतना मॉडिफाई कर लिया, मुख्तलिफ चीज़ों को हमने इतना अपने अंदर समा लिया कि उनके शायद बगैर रह भी नहीं सकते, और अगर हमें पता चल जाए तो एक तरह से जहर है हमारे अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। और मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ भी हमें, आप अगर देखें रिसर्चेस यही कहती हैं, किसी न किसी चीज़ से हमें जो है वो साइड इफ़ेक्ट बनकर हमारे अंदर आ जाती है और प्रॉब्लम हमें जनरेट होना शुरू हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि कैंसर से जो है बचने के बहुत सारे इस वक्त हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। बहुत मुख्तलिफ कैंसर्स हैं, और जो कॉमन कैंसर्स और डेंजरस कैंसर्स हैं जिनका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इट्स ऑल बिकॉज कि हम जो है अपना ख्याल नहीं रखते, लाइफस्टाइल हमारा ख़राब हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमूमन हमें लगती हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। डॉक्टर अज़हर, एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर ये एक सिचुएशन आप देखें कि एक बंदा है कैंसर पेशेंट, लेकिन इस वक्त जैसा पेंडेमिक चल रहा है और अगर उसको कोरोना भी हो जाता है, तो फिर आप लोग किस तरह से डील करते हैं? कोई और तरीक़ेकार होता है या फिर वैसे ही जो है उसको डील करते हैं जैसे नॉर्मल पेशेंट्स को कर रहे होते हैं? नहीं, ये बड़ी स्पेशल सिचुएशन है और दुनिया में इस पर बहुत रिसर्च हुई है काफ़ी, और इसकी अब इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं। क्योंकि एक तो ये कि कोरोना, सिम्टोमेटिक कोरोना इन्फेक्शन उन लोगों को होती है जो हाई रिस्क हैं, जिनकी एक उम्र ज़्यादा है, कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। तो हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि एक पेशेंट आते हैं जिनकी सिम्टम्स कोरोना के नहीं है या मामूली बुखार है, मगर चूंकि हम एज़ पर स्टैंडर्ड सबका पीसीआर कर रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी या एडमिशन के लिए भी ज़रूरी है। तो अगर उनको एक्टिव कोरोना वायरस इन्फेक्शन है यानी पीसीआर पॉजिटिव है, तो आप हाई इंटेंसिटी ट्रीटमेंट या साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी नहीं दे सकते। अच्छा। अभी रिकमेंडेशंस यही हैं कि आप इंतज़ार करें जब तक कि वायरस क्लियर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि कीमोथेरेपी देने से आप बहुत ज़्यादा उसकी डैमेज को या उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं। अच्छा। जी हाँ, और उसमें ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका कोई इजी आंसर या कोई इजी हल नहीं है। जैसे रिसेंटली हमारे पास एक वेरी यंग पर्सन जिनको एक बहुत ट्रीटेबल मैलिग्नेंसी है, जर्म सेल ट्यूमर है, वो आए, उनका जब स्क्रीनिंग पे हमने पीसीआर किया तो इट वाज कोरोना पॉजिटिव, मगर हाईली क्योरेबल मैलिग्नेंसी है, मगर हमें उनकी कीमोथेरेपी रोकने पड़ी। तो 2 to 3 वीक्स या जब तक कि पीसीआर नेगेटिव हो जाता है। और उसमें एक ख़ास बात ये भी है कि कुछ लोगों का क्योंकि परसिस्टेंटली पॉजिटिव आ सकता है, तो हम कुछ हफ्ते के बाद फिर एंटीबॉडीज़ टेस्ट कर लेते हैं। अगर एंटीबॉडीज़ आ रही हैं यानी मुदाफ़ियत डेवलप हो रही है, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। सही। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो होता है वो किस हद तक जो है आप लोगों क्या सही उस चीज़ को डील कर सकते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार है और कब करना चाहिए? पहले तो ये कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट है क्या, हड्डी का गुदा चेंज करना, तो ये 2 तरह का है। ऑटो ट्रांसप्लांट का मतलब है कि ये उमूमन माइलोमा या लिम्फोमा के लिए किया जाता है कि पेशेंट्स के अपने ही स्टेम सेल एक ख़ास प्रोसेस से कशीद कर लेते हैं, फेरिसिस कहते हैं, और हाई डोज कीमोथेरेपी के बाद दे देते हैं। ये कंपैरेटिवली एक लो रिस्क प्रोसीजर है जिसकी भी मोर्टेलिटी लेस दैन 5% है। अच्छा। कि पेशेंट के अपने ही सेल्स उसको दोबारा लगाए जाते हैं, स्टेम सेल्स। अच्छा। दूसरा जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे आप एलोजेनिक ट्रांसप्लांट कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आप HLA मैच बहन भाई या बहुत करीबी रिलेटिव का मैच करके करते हैं, वो एलोजेनिक है, जिसको लुकीमिया में या इम्यूनो डेफिशिएंसी में इस्तेमाल करते हैं। इसके
एलोजेनिक ट्रांसप्लांट तो का लुकीमिया में बहुत हाई रिस्क लुकीमिया में काफ़ी ज़्यादा रोल है। और जब हड्डी का गुदा काम नहीं कर रहा, जिसे आम ज़बान में कहते हैं हड्डी का गुदा सूख जाना है, प्लास्टिक एनीमिया, जो कि इस टर्म को काफ़ी लोग समझते हैं, तो आपको हड्डी का गुदा या इम्यून सिस्टम को तब्दील करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए तो मैच सिबलिंग, बहन या भाई का मैच ट्रांसप्लांट, या आजकल हाफ मैच भी जिसको हैप्लो कहते हैं, जो कि एक रीसेंट टेक्निक है जिसमें आप हाफ मैच भी यूज़ कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक बड़ा मसला जो हमेशा से रहा है कि जिन लोगों के फैमिली साइज़ लिमिटेड, या एक बच्चा है, बहन भाई नहीं है, और या एक आध हैं, तो क्या करें, फुल मैच नहीं कर सकते। तो आजकल की रीसेंट टेक्निक्स में एक हैप्लो ट्रांसप्लांट है जिसमें आप हाफ मैच भी स्पेशल टेक्निक से कर सकते हैं। अच्छा। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए, आपके पास सारी केयर अवेलेबल है। ख़ास तौर पे जैसे प्लास्टिक एनीमिया है तो इसमें पोटेंशियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, या इम्यूनो डेफिशिएंसी है, कुछ लोगों को प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, वो जिंदा बच ही नहीं सकते जब तक कि आप उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट ना कर दें। अच्छा। क्योंकि उनका मुदाफ़ती सिस्टम इस काबिल ही नहीं होता कि इन्फेक्शंस को फाइट कर सके। तो आपने पूरा मुदाफ़ती सिस्टम चेंज करना है, तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पोटेंशियली एक क्यूरेटिव ऑप्शन है। ओके, खैर चलें, ये तो फिर भी बेहतर है कि इस चीज़ का हमें इतना तो रिलैक्सेशन है कि ये हो सकता है, और आजकल हो रहा है, बहुत प्रॉपर तरीके से इसको डील किया जा रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़हर, डॉक्टर आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर उज़मा थैंक यू, डॉक्टर सबा आपका भी बेहद शुक्रिया। आज का हमारा मकसद यही था इस सेगमेंट का कि हम कैंसर के हवाले से अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों को ये बताएं कि इसको बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये कोई एज देखकर नहीं आता। पहले के ज़माने में हम समझते थे कि जी बुढ़ापे में ही बीमारियां आती हैं, पर जिस तरह का अब हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा खाना पीना है, जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें इस तरह के जो कैंसर्स हैं वो एब्रप्टली नज़र आ जाते हैं। इसके लिए जिस तरह से जो प्रिवेंशंस बताई गई हैं वो हमने करनी है, प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग लें अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ जाती है। एंड प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपके करीबी हॉस्पिटल्स में मौजूद हों, ताकि इनको टाइमली जो है वो क्योर किया जा सके, लास्ट स्टेज है कि ना पहुँचे, ताकि इस तरह के मिसहैप्स हमारे सामने, कैजुअल्टीज़ हमें फेस करनी पड़े।